बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आज बीजेपी का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस से लेकर तमाम दूसरे दल बीजेपी से पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी भारतीय राजनीति की सर्वे सर्वा बन चुकी है, बल्कि समय समय पर उसको भी झटके लगते रहते हैं और वो राजनीति का दस्तूर है जो कि लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखती है। लेकिन एक बात तो आईने की तरह साफ हो चुकी है कि आज की तारीख में बीजेपी का जनाधार दूसरे किसी भी पार्टी की तुलना में बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है कि आज बीजेपी के नाम की तारीफ के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। जरा कुछ खुलकर बताएंगे। दरअसल बीते दिनों बिहार, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें अधिकांश सीटों पर बीजेपी ही आगे चल रही है, तो वहीं दूसरी सीटों पर दूसरे दल भी अपना कब्जा जमाए रखने में सफल हो रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र के अंधेरी सीट पर उद्धव गुट की जीत हुई है। इसके अलावा मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बता दें कि बीते दिनों मोकामा में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी नासाज तबीयत का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार में जाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा बिहार के गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का दबदबा कायम है। बीजेपी प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2000 मतों से पराजित किया है। महाराष्ट्र के अंधेरी सीट पर ऋतुजा लटके की जीत हुई है। वहीं बीजेपी के उपचुनाव में हुई जीत ने साफ कर दिया कि भले ही कांग्रेस ने अध्यक्ष चुन लिया हो और अन्य पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मोदी के सामने विपक्ष की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मोदी के सामने विपक्ष की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में हुए उपचुनाव में जबरदस्त खेला हो गया। बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब हो गई। गोपालगंज सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को 1794 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया। लेकिन रिजल्ट के बाद आए आंकड़ों से पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाकर उतारा था। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को उतारने में अहम भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, जो भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी के जीत के अंतर से करीब 7 गुना ज्यादा है। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले। एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि अगर ओवैसी ने गोपालगंज में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा होता तो बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल न कर पाती, जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है। जहां तक गोपालगंज उपचुनाव का सवाल है, तो एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने भी आरजेडी को नुकसान पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मामी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोपालगंज से चुनाव लड़ा और उन्हें 8,854 वोट मिले, जो कुसुम देवी के जीत के अंतर से लगभग 5 गुना ज्यादा है। कहा जा रहा कि एआईएमआईएम और बीएसपी उम्मीदवार ने मिलकर चुनाव में आरजेडी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, वरना बीजेपी सीट जीतने में कामयाब न होती। गौरतलब है कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि गोपालगंज में ओवैसी ने विधायकों के तोड़फोड़ का बदला भी ले लिया है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस बनने के लिए शराब प्रेमी होना पहली योग्यता है। तभी तो पंजाब में शराब पीकर कई बार नौटंकी कर चुके भगवंत मान को आप संयोजक केजरीवाल ने सीएम पद के योग्य पाया। अब गुजरात में भी केजरीवाल ने ऐसे ही शराब प्रेमी को आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा बनाया है। केजरीवाल के ये अनमोल रत्न है इसुदान गढ़वी। इनकी हरकतों का इसी से अंदाजा हो जाता है कि अर्बन नक्सल गढ़वी ड्राई स्टेट गुजरात में शराब पीकर हंगामा करने की वजह से गिरफ्तार तक हो चुके हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में कूद चुकी है। वोटर्स को लुभाने के लिए पंजाब की रेवड़ी कल्चर की तरह यहाँ पर भी हवाई दावे और वादे करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के हेड या यूं कहे कि आम आदमी पार्टी को हथियाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले तक तो देश में साफ सुथरी और विकास की राजनीति की बातें किया करते थे, वो अब पूरी तरह झूठी वोटों के लालच में जनता को भरमाने वाली साबित हो रही है। गढ़वी के ऊपर शराब पीकर छेड़खानी करने के भी आरोप लग चुके हैं। गढ़वी एक गुजराती चैनल वी टीवी में चैनल हेड के रूप में काम कर रहे थे।
तब 2021 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। इसी के बाद ईसुदान गढ़वी को शराब पीकर हंगामा करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गुजरात पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया जा चुका है। वही आम आदमी पार्टी और शराबियों के बीच गहरा नाता है। दिल्ली से ही शुरू करें तो आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब के करोड़ों के घोटाले में फंसे हुए हैं और अलग अलग एजेंसियां उनकी जांच कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे भगवंत मान भी आए दिन अपनी हरकतों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। जिस तरीके से ये शराब पीने के बाद कई बार नौटंकी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर गुजरात में केजरीवाल ने अब एक और रत्न ईसुदान गढ़वी को चुन लिया है, जो कि भगवंत मान से भी ऊपर के शराबी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं। फर्जी आईबी रिपोर्ट का हवाला देकर 90 से अधिक सीट जीतने का दावा भी किया, लेकिन उपचुनाव में केजरीवाल की हवा निकल गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खूब जोर लगाया था, लेकिन आप उम्मीदवार की जमानत नहीं बच पाई। केजरीवाल ने आदमपुर में अपने रिश्तेदारों की दुहाई दी थी, लेकिन कोई काम नहीं आया। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में आप प्रत्याशी सतेंद्र सिंह को सिर्फ 3,413 वोट पड़े और वो अपनी जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए। सतेंद्र सिंह के लिए ये चुनाव 2014 के चुनाव से भी बुरा साबित हुआ। सतेंद्र सिंह अपने ही गांव न्योली खुर्द से हार गए। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी और ये चुनाव उस नजरिए से भी आपके लिए काफी अहम माना जा रहा था। लेकिन आपकी हार से केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है। हालांकि आदमपुर उपचुनाव से आपको काफी उम्मीदें थी, शायद इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही सितंबर में आदमपुर में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने उस समय निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो भी किया था। रोड शो से एक दिन पहले केजरीवाल ने अपना मेक इंडिया नंबर 1 अभियान भी हिसार से शुरू किया था। उस दौरान केजरीवाल ने आदमपुर उपचुनाव को हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेलर करार दिया था, लेकिन अब नतीजा सबके सामने है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख का ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी थी। लेकिन उपचुनाव में केजरीवाल की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में अब निगाहें हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा महाबम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल देंगे इस्तीफा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल की हवा खा रहा महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक लीटर बम फोड़ रहा है। सुकेश ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार का जीना हराम कर दिया है। सुकेश अब केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोलने में जुटा है। इससे पहले उसने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में बड़ा खुलासा किया था, तो अब उसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लपेटा है। सुकेश अब तक दिल्ली के उपराज्यपाल को कई पत्र लिख चुका है। उसके पत्रों से सियासी पारा चढ़ गया है। एक बार फिर उसने उपराज्यपाल को लेटर लिखा है। सुकेश ने इस लेटर में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। महाठग ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि अगर मैं झूठा हूं तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मुझ पर केस वापस लेने का दबाव क्यों बना रहे हैं। सुकेश ने लिखा है कि इस मामले में बहुत से खुलासे होना बाकी है, लेकिन अगर ये राज खुल गए तो काफी पर्सनल हो जाएगा। उसने आगे लेटर में लिखा है कि केजरीवाल जी के साथी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया है। ये अब चुनाव के दौरान ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। जब मुझसे ईडी और सीबीआई ने जवाब तलब किए, मैं तब क्यों नहीं बोला। इस पर सुकेश ने कहा है कि मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं चुप रहा और सब कुछ नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जेल के माध्यम से मुझे मिल रही आपकी लगातार धमकियों और दबाव के कारण मुझे मुंह खोलना पड़ा। केजरीवाल और जैन ने मुझे पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद हूं, इसीलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहारा लेना पड़ा। सुकेश ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल अपने पुराने स्टाइल के इस नाटक को बंद करे। इससे पहले सुकेश ने एक और लेटर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा था। इसमें महाठग ने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोडक्शन मनी के तौर पर दिए थे। वहीं इस बार सुकेश के निशाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में अगर सुकेश के लेटर बम पर उपराज्यपाल एक्शन लेते हैं तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन पार्टी को जोड़कर रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का एक के बाद एक करके पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का किला ढह रहा है। ताजा मामले में पार्टी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड समेत पार्टी के 26 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए गठित संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया था। आनंद शर्मा ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा था कि 26 अप्रैल को हिमाचल कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी का प्रमुख बनाने के बावजूद आज तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई। उन्होंने लिखा था कि बीते दिनों दिल्ली और शिमला में हिमाचल चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठकों में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इसे अपमान की बात कहते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में अहम पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले को नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं हाल के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के नजदीकी रहे गुलाम नबी आजाद ने अगस्त 2022 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं 5 महीनों के भीतर कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का है। बीते काफी समय से उनके रिश्ते कांग्रेस आलाकमान के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे और अब एक साथ 26 नेताओं का हिमाचल चुनाव से पहले इस्तीफा ये कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। नीतीश ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महागठबंधन की नेताओं की नींद हराम हो सकती है। एक तरफ आरजेडी से लेकर विपक्षी दल ईडब्ल्यूएस के विरोध में खड़े हैं, तो नीतीश कुमार अब गरीब सवर्णों के आरक्षण के समर्थन में खुलकर आ गए हैं, जो महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर गरीब सवर्णों को आरक्षण को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को 50% तक बढ़ाने की वकालत की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मांग भी दोहराई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गरीब सवर्णों को आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा। वहीं ईडब्ल्यूएस पर नीतीश के इस बयान के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर नीतीश पलटी मार सकते हैं। क्या नीतीश और तेजस्वी के बीच दरार आ गई है? क्योंकि हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में भी नीतीश कुमार ने चोट का बहाना देकर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं किया था और अब ईडब्ल्यूएस का भी नीतीश ने समर्थन किया है, जिसके पक्ष में मोदी सरकार हमेशा से रही है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अदालत ने 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए अपने 155 पन्ने के फैसले में कहा, ये संदेह से परे है कि जिस संशोधन पर विचार किया जा रहा है उसके खिलाफ मूल संरचना को तलवार बनाकर इस्तेमाल करना और संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित आर्थिक न्याय करने के राष्ट्र के प्रयासों को खारिज करना और अनुच्छेद 38, 39 और 46 के प्रावधानों को नकारना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।